प्यारे बच्चों, पूरे 1 साल हो गए आपसे मिले हुए। सोचा आज रूबरू हो लूँ। कैसे हो? कैसी प्रिपरेशन चल रही है आपकी? आई होप सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। आई होप आप एंजॉय करोगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि आपको फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 या फिर वॉल्यूम 2 पे कमांड होना चाहिए, क्योंकि जो फिजिक्स के एनालिसिस है उसमें मैथ बहुत ज़्यादा यूज होता है। वेक्टर कैलकुलस, कोऑर्डिनेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आई होप इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर चुके होंगे। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ाने जा रहा हूँ। इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है अ बॉडी एट कंप्लीट रेस्ट। सो कंप्लीट रेस्ट का मीनिंग ये होता है कि बॉडी मोशनलेस है। किसी बॉडी या किसी सिस्टम में अगर कोई मोशन नहीं हो रहा है, मोशनलेस है, तो इसको हम लोग कंप्लीट इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब कोई भी मोशन नहीं होगा तो सिस्टम या बॉडी में लीनियर वेलोसिटी जीरो होगी। फॉर अ बॉडी टू बी इन कंप्लीट रेस्ट, that is state of equilibrium, velocity of center of mass of the body, linear velocity, it should be 0, and omega c also 0 for a long time interval, not instantaneous. किसी भी लॉन्ग टर्म इंटरवल में अगर बॉडी में कोई रोटेशन नहीं हो रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी 0 होगा। ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है तो उसके सेंटर ऑफ मास का लीनियर वेलोसिटी 0 होगा। और जब लॉन्ग टर्म इंटरवल में वी सी 0 होगा तो उसका लीनियर एक्सेलरेशन भी 0 होगा। और जब लॉन्ग टर्म इंटरवल में एंगुलर वेलोसिटी 0 होगा तो उस बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन किसी भी एक्सिस से अबाउट 0 होगा। फिर यहाँ पे आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है कि अगर किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन 0 है तो उस बॉडी या सिस्टम पे लगने वाला जो रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो भी 0 होगा। और अगर किसी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन किसी भी एक्सिस से अबाउट 0 है तो किसी भी एक्सिस से अबाउट उस बॉडी पे लगने वाला रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क भी क्या होगा? 0 होगा। तो ये दो वेक्टर इक्वेशन होते हैं और एक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करते हैं। ये सारे जो वेक्टर यहाँ दिखाए गए हैं ये 3 डायमेंशनल भी हो सकते हैं, 2 डायमेंशनल भी हो सकते हैं। हम लोग जनरल इनको 3 डायमेंशनल एज्यूम कर लेंगे और इसकी थ्योरी डेवलप करेंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिखाया हुआ है। एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें एक ऑब्जर्वर खड़ा है जो कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। अगर ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप कहोगे इनर्शियल फ्रेम। इस इनर्शियल फ्रेम में इसने इस सिस्टम या बॉडी को देखा तो इसमें इसको ओमेगा से 0 मिला लॉन्ग टर्म इंटरवल में। सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी इसको 0 मिला। इसका मतलब इस ऑब्जर्वर को ये बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नज़र आएगी। फिर ये इक्वेशन कैसे फॉर्म करेगा? ये दो बेसिक वेक्टर इक्वेशन है। अब इस वेक्टर इक्वेशन को हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो आपको सीखना होगा। इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन द कंपोनेंट फॉर्म। मैंने अज्यूम किया है कि जो रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे लग रहे हैं उसके 3 कंपोनेंट्स है एक्स वाई जेड। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो उसका ईच कंपोनेंट सेपरेटली 0 होना चाहिए।
और अगर एक्स कंपोनेंट रिजल्टेंट फोर्स का जीरो है तो एक्स कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो होगा। अगर वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो वाई कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो होगा। और अगर जेड कंपोनेंट जीरो है तो एस जेड जीरो होगा। सिमिलरली रिजल्टेंट टॉर्क के भी थ्री कंपोनेंट्स हो सकते हैं अगर वो थ्री डायमेंशनल है तो सिग्मा टाउ एक्स जीरो, देन ऑब्वियसली अल्फा सी एक्स जीरो, सिग्मा टाउ वाई जीरो if alpha c was 0, sigma tau z 0 if alpha c z 0। जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दरअसल इक्वेशंस हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में फॉर्म करते हैं, वैसे उसको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि इक्विलिब्रियम में जब आप न्यूमेरिकल ट्राई करोगे तो मैक्सिमम आप 6 इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आपके लेवल के क्वेश्चन थोड़ा इजी होंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन में 6 इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। किसी क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनाओगे, किसी में 3 बनाओगे, भाई इतने से तुम्हारा काम हो जाएगा। इतने सारे इक्वेशन आपको बीटेक लेवल में बनाने पड़ सकते हैं, वहाँ पे थोड़े क्वेश्चन लेंदी होते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया। नंबर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे डिफाइन करोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम? इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। द बॉडी मस्ट हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इन दिस स्टेट। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? डिपेंड करता है कि आपका बॉडी या आपका सिस्टम किस तरह के फील्ड में रखा हुआ है, कंजर्वेटिव फील्ड। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में बॉडी रखी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड में रखी है तो मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। इलास्टिक फील्ड में रखी है तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। और बॉयंसी फील्ड में रखा है तो बॉयंट पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर कोई सिस्टम एक से अधिक कंजर्वेटिव फील्ड में रखा हुआ है तो हर तरह की पोटेंशियल एनर्जी को सम करके ये डिफाइन किया जाएगा। तो ऑल टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टेकन टुगेदर फॉर द बॉडी it must have minimum value, and if all types of potential energy taken together is minimum for the given system then that kind of equilibrium is stable। अभी मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, कुछ रियल एग्जांपल देकर आपको समझ में आएगा। नाउ सेकेंड काइंड इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। द बॉडी मस्ट हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इन दिस स्टेट। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में बॉडी का टोटल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो उसका टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाएगा अनस्टेबल। नाउ थर्ड काइंड इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। द बॉडी मस्ट हैव कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी इन दिस स्टेट इन द लोकल स्पेस। लोकल स्पेस का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा बाईं तरफ, थोड़ा दाईं तरफ, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, ऐसा कह सकते हो। एक छोटे से स्पेस में, लोकल स्पेस में उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो उसका टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम न्यूट्रल होगा। मैं एक डायग्राम से ये आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ऑल दिस थ्री टाइप्स कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। मैंने जूम किया है कि इस सिस्टम को, इस बॉडी को सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलास्टिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो एंड बुआंसी फील्ड जीरो। सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है और ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगेगा और इसकी सिर्फ एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कोई कॉनकेव फ्रिक्शनलेस सरफेस है।
ये वर्टिकल प्लेन में डायग्राम बना हुआ है। ऑब्वियसली आप सोच सकते हो कि लोएस्ट पॉइंट पर ये बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकती है। यहाँ पे फ्रिक्शन को जीरो माना जा रहा है कि फ्रिक्शन न तो सरफेस पर है और न ही एनवायरनमेंट में है। तो लोएस्ट पॉइंट पर ये बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकती है। तो सवाल ये है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहलाएगा। तो अगर मैं इसको स्लाइटली राइट साइड मूव कराता हूँ यहाँ पर और इसको रिलीज करता हूँ, तो ये बॉडी वापस लौट कर आना चाहेगी, वापस ओरिजिनल मीन पोजीशन में लौट कर आना चाहेगी। तो ओरिजिनल मीन पोजीशन में लौट कर आने की जो टेंडेंसी है वो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता है। ऑब्वियसली इस डायग्राम को देख कर लगता होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो mgh इस्तेमाल करते हो। अगर इस रेड लाइन को रेफरेंस लेवल मान लो तो यहाँ पे mgh की वैल्यू मिनिमम आएगी और स्लाइटली राइट में ले जाकर छोड़ोगे तो सेंटर ऑफ मास की हाइट बढ़ जाएगी। स्लाइटली लेफ्ट में ले जाकर छोड़ोगे तब भी सेंटर ऑफ मास की हाइट बढ़ जाएगी। इसका मतलब यही वो पॉइंट है जहाँ उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होएगी तो उसकी पोजीशन में स्टेबिलिटी आएगी और ये कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड यू इक्वल्स यू मिनिमम। तो इसमें आपने क्या रियलाइज़ किया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए यू मिनिमम होना ज़रूरी है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम पहचानने का तरीका कि मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करा दो, स्लाइटली राइट और स्लाइटली लेफ्ट डिस्प्लेस करा दो। अगर वो वापस लौट कर आने की कोशिश करेगी तब उस इक्विलिब्रियम को आप कहोगे स्टेबल। अब क्या करो, ये जो कॉन्केव सरफेस है इसको इन्वर्ट कर दो, अब ये कॉन्वेक्स हो गया। ऑब्वियसली हाईएस्ट पॉइंट पर किसी बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करवाया जा सकता है। अगर इसको मैं स्लाइटली राइट या स्लाइटली लेफ्ट डिस्प्लेस करके छोड़ दूं, देखो फ्रिक्शन जीरो है, यहाँ पे ले जाकर छोड़ दो तो ऑब्वियसली ये लौट कर वापस नहीं जाएगी। इनफैक्ट जिधर डिस्प्लेस कराया उधर ये मूव कर जाएगी, ये बॉडी डाउनवर्ड मूव कर जाएगी, वापस लौट कर नहीं जाना चाहेगी। इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो इक्विलिब्रियम था दिस वाज अनस्टेबल। अब डायग्राम बता रहा है कि इस पोजीशन पे अगर इसको रेफरेंस लेवल मानते हो तो सेंटर ऑफ मास की हाइट यहाँ पे मैक्सिमम है और mgh की वैल्यू मैक्सिमम है। स्लाइटली राइट साइड ले जाते हो तो mgh डिक्रीज होता है, स्लाइटली लेफ्ट साइड ले जाते हो तब भी mgh डिक्रीज होता है। मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड या राइट साइड पोटेंशियल एनर्जी घटती है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डिफाइन होता है। अब क्या करो, एक फ्रिक्शनलेस प्लेन सरफेस ले लो, प्लेन यहाँ पे रख दो, बॉडी इक्विलिब्रियम में मेंटेन्ड है। इसको स्लाइटली राइट साइड में मूव करा दो, धीरे से मूव कराओ, वेलोसिटी मत दो, और स्लोली डिस्प्लेस करा के यहाँ पे छोड़ दो। तो महसूस करोगे कि ये बॉडी यहीं पड़ी रहेगी, ना तो लेफ्ट आएगी और ना ही राइट जाएगी, जहाँ छोड़ोगे वहीं पड़ी रहेगी। तो इस पॉइंट पर उसका इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ऑब्वियसली इस लोकल स्पेस में सेंटर ऑफ मास की जो हाइट होगी इस रेड लाइन से वो कांस्टेंट होगा और इस लोकल स्पेस में इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी। तो ये जो ऊपर आपको तीन टाइप बताए गए, ग्रेविटेशनल फील्ड का सिंपल एग्जांपल लेकर ये समझाना बड़ा आसान है कि पोटेंशियल एनर्जी और इक्विलिब्रियम के टाइप में क्या रिलेशन है। प्रोबेबली आपको समझ में आया होगा, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। अगर समझ में आ गया तो इस पर कुछ ग्राफिकल और कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो हर एक साल किसी न किसी कंपटीशन में आपको मिलेगा, वो मैं थोड़ा आपको डिस्क्राइब करूँगा। ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये अपनी ई बुक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
और ये पब्लिश हो चुकी है। इसका टाइटल है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन वॉल्यूम 1। अब इसका वॉल्यूम 2 रिलीज़ नहीं हुआ है। ये पेपर बैक और ई बुक दोनों के फॉर्मेट में अमेज़ॉन पे मिलेगा आपको। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल बता रहा हूँ जो रिसेंटली अभी पूछे हुए हैं कंपटीशंस में। इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है, वैरायटी न्यूमेरिकल्स में होगी। जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ अ बॉडी और अ पार्टिकल as a function of position coordinate x is given as 2x minus x square, then the nature of equilibrium will be stable at x equals 2 meter, unstable at x equals 1 meter, stable at x equals 1 meter, unstable at x equals 2 meter। 4 ऑप्शन दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करोगे, जो थ्योरी पढ़े हो उसको इस्तेमाल करो। मुझे ये पता करना होगा कि किस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम है और किस पोजीशन पर मैक्सिमम है, पता करना होगा। मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी आप कैलकुलस में पढ़ते हो, प्रोबेबली मैं मान के चलता हूँ कि आप पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ चुके हो। फॉर यू टू बी मैक्सिमम और मिनिमम इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव आई मीन डी बाई डी एक्स शुड बी जीरो। तो आप क्या करो, u का ये जो फंक्शन है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स निकालो। तो आप जानते हो 2x का डिफरेंशियल 2 आएगा और एक्स स्क्वायर का 2x आएगा। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 2x। इसको करो ज़ीरो, इसको करो सॉल्व। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आती है, 1 मीटर। तो मैथ की लैंग्वेज में x की इस वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू कहा जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब पार्टिकल का पोजीशन 1 मीटर होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इधर मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी, बट अभी कंफर्म नहीं है क्या होगी, बट इन दोनों में से कोई एक होगी। तो मैक्सिमम मिनिमा की कॉन्सेप्ट में आपको कंफर्मेशन के लिए सेकेंड डेरिवेटिव निकालने को बोला जाता है। डी टू यू बाई डी एक्स टू सेकेंड डेरिवेटिव, आई मीन इस लेफ्ट हैंड साइड को एक बार और एक्स में डिफ्रेंशिएट करो। तो टू कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो। और माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, ओनली -2। फाइनली ये क्या मिला, -2। तो सेकेंड डेरिवेटिव आपको मिला -2। आप देख सकते हो कि यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है। तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग ये हुआ कि सेकेंड डेरिवेटिव इज अ नेगेटिव कांस्टेंट एंड इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x। ये हमेशा -2 रहेगा और वो x पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x की हर एक वैल्यू पर ये -2 ही रहेगा। तो फिर x इक्वल्स 1 मीटर पे भी -2 रहेगा। जब x इक्वल्स 1 मीटर पे -2 रहेगा, -2 एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो थ्योरी आप पढ़े हो कि जब सेकेंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे नेगेटिव होता है तो फंक्शन उस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है। ये मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी है। इसका मतलब आपका जो फंक्शन था वो u था, तो u की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी किस पॉइंट पर, एट x इक्वल्स 1 मीटर। x इक्वल्स 1 मीटर पर जब u मैक्सिमम आएगा देन काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम मस्ट बी अनस्टेबल। तो मैंने सॉल्व कर लिया फॉर द गिवन सिस्टम और फॉर द गिवन पार्टिकल potential energy of the system will be maximum at x equals 1 meter, therefore the nature of equilibrium will be unstable at x equals 1 meter. So what should be correct option, obviously it should be option B, unstable at x equals 1 meter। ये सब क्वेश्चन हर साल एक नई क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
थोड़ा इसको इजी बनाया है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव डायरेक्टली गिवन है, थोड़ा इजी बना दिया है। गिवन dy dx फॉर अ बॉडी x minus 1 into x plus 2, then the nature of equilibrium will be stable at x equals 1 meter, stable at x equals minus 2 meter, unstable at x equals 1 meter, unstable at x equals minus 2 meter। चलो वही काम करते हैं मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी। तो हमें ये पता करना होगा कि किस पॉइंट पर यू की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। फॉर यू टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, द फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx शुड बी जीरो। और dy by dx डायरेक्टली गिवन है, तो इसको इक्वल टू जीरो कर दिया। मैथ में पढ़ते हो कि अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो है, इधर फर्स्ट फैक्टर जीरो होगा और सेकेंड फैक्टर जीरो होगा, और दोनों भी जीरो हो सकते हैं। तो अगर इनको बारी बारी से जीरो रखता हूँ तो सॉल्व होगा x की वैल्यू 1 मीटर, और इसको जीरो रखता हूँ तो सॉल्व होगा x की वैल्यू -2 मीटर। ये दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल है, तो x की इन दोनों वैल्यूज़ को मैथ की लैंग्वेज में क्रिटिकल वैल्यूज़ कहा जाएगा। अब मुझे कंफर्म करना होगा कि इसमें से किस पॉइंट पर u की वैल्यू मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पर u की वैल्यू मिनिमम होगी। चलो उसके लिए हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे, ये तो dy by dx है फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो। अब तुम डिफ्रेंशिएट कर लेना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना। डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा इसकी वैल्यू 2x + 1। अब तुम सेकेंड डेरिवेटिव का साइन टेस्ट करोगे 1 by 1 पॉइंट पर। का एक बार इस पे साइन टेस्ट करोगे और एक बार इस पे साइन टेस्ट करोगे। सो x इक्वल्स 1 मीटर, यहाँ पे x वैल्यू 1 रखो, क्या मिलेगा? 3 आएगा। 3 क्या है? पॉजिटिव नंबर है। जब सेकेंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे पॉजिटिव होता है तो थ्योरी पढ़े हो, वहाँ पे वो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है। फंक्शन क्या होगा? u कहलाएगा। तो मेरे इस क्वेश्चन में x इक्वल्स 1 मीटर, u विल बी मिनिमम बिकॉज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। कंफर्म हो गया कि जब u मिनिमम होगा, इस पॉइंट पर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा? स्टेबल होगा। अब एक पॉइंट और है -2। अब x की वैल्यू -2 पे टेस्ट करो, सेकेंड डेरिवेटिव का साइन टेस्ट करो, यहाँ पे रख दो -2। सो -2 इंटू 2 -4 + 1 कितना आएगा? -3। इट्स अ नेगेटिव नंबर, इज इट? इट मीन्स at x equals -2 मीटर, सेकेंड डेरिवेटिव कम्स आउट नेगेटिव। जब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो उस पॉइंट पे आपका फंक्शन मैक्सिमम होता है, इम्प्लाइज u मैक्स। और जब u मैक्स होगा देन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी अनस्टेबल। देन at x equals -2 मीटर, इक्विलिब्रियम विल बी अनस्टेबल। पता चल गया कि -2 पे अनस्टेबल और +1 पे स्टेबल। देन ऑप्शन ए एंड डी। लुक, ऑप्शन ए स्टेबल at x equals 1 and ऑप्शन डी अनस्टेबल at x equals -2। ये दो ऑप्शन यहाँ पे आएंगे। अभी ये क्वेश्चन रिसेंटली 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, ये सब रिपीट होते रहते हैं। आपको दिख जाएगा, जो आर्काइव मैंने दिया है इस बुक में, वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा। ये रेडियल कोऑर्डिनेट है, जो पोलर कोऑर्डिनेट मैंने आपको पढ़ाया r, थीटा।
तो इसे माना जाता है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी का है उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के रेडियल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। एंगुलर क्वांटिटी थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए यहाँ थीटा का कोई टर्म नहीं है, सिर्फ रेडियल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। यू एज ए फंक्शन ऑफ आर, a/r⁴ माइनस b/r⁴8। तो इस क्वेश्चन में स्मॉल आर वेरिएबल है, ए एंड बी को पॉजिटिव कांस्टेंट बोला है। इसको बोला इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू बॉडीज। ये टू बॉडी सिस्टम है, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू बॉडीज, and r is distance between their center of mass, then the nature of equilibrium will be, four option, stable at r equals this, unstable at r equals this, stable at r equals this, and unstable at r equals this। चार ऑप्शन। फिर मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी लगेगी। फॉर यू टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, फर्स्ट डेरिवेटिव du/dr शुड बी जीरो। तो मैंने u को r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। अब आप कैलकुलस पे कमांड कर लो, क्योंकि ये सब आपको खुद से करना होगा। जो इसमें दो टर्म थे, दोनों टर्म को बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो फर्स्ट टर्म आएगा और ये सेकेंड टर्म आएगा। फिर इसको इक्वल टू जीरो करो। 4/r⁴ को कॉमन ले लो दोनों से, तो ब्रैकेट में ये क्वांटिटी आएगी, एक को जीरो करो। अब देखो प्रैक्टिकली आर इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होता, तो ये तो क्वांटिटी जीरो नहीं होगी, इसके जीरो होने का चांस। अगर मैं इसको जीरो करता हूँ तो r⁴ की वैल्यू कितनी आती है, 2b/a। 1/4 पावर h कर देता हूँ तो r की वैल्यू मिल जाती है। अच्छा, मैं जब पोलर कोऑर्डिनेट बताया था तो आपको ये समझाया था कि रेडियल कोऑर्डिनेट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होता है। ये मैग्नीट्यूड होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है, जब भी होगा पॉजिटिव होगा। तो मैथमेटिकली जब भी रूट लेने की जरूरत होगी सिर्फ पॉजिटिव रूट एक्सेप्ट किया जाएगा, नेगेटिव नहीं। तो ये पॉजिटिव रूट है, आर की वैल्यू है सिंगल वैल्यू। इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जब जीरो होगा तो आर की एक सिंगल वैल्यू आएगी, और ये मैथ की लैंग्वेज में क्रिटिकल वैल्यू कहलाएगा। अब मुझे टेस्ट करना होगा सेकेंड डेरिवेटिव का साइन। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आप कर चुके हो, इसको आर के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट करो। कैसे करो थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। ये वेरिएबल इसको ऊपर ले जाओगे तो r⁻⁻5 हो जाएगा, होगा। डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, और r⁻⁻5 का जो डिफरेंशियल आएगा -5 × r⁻⁻6 आएगा। जब r⁻⁻6 को नीचे ले आओगे तो r⁻+6 होगा, और -5 × -4 मिलके +20 ये हो जाएगा। उसी तरह से इसको ऊपर ले जाओ, r⁻−9 डिफ्रेंशिएट करोगे 8 भी बाहर निकल आएगा। r⁻−9 को r में डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा -9 × r⁻10, तो हो जाएगा -72b, और वो नीचे आके r⁻10 होगा। दो टर्म हो गए सेकेंड डेरिवेटिव। 1/r⁻10 को कॉमन ले लो, इतना बचेगा, करके देख लेना। आर की वैल्यू फाइनाइट मानी जाती है, इनफाइनाइट तो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। फाइनाइट आर पर ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही मानी जाएगी। अब मुझको इसका साइन टेस्ट करना है, ये तो पॉजिटिव मान के चलो। आर की वैल्यू देखो ऊपर डिराइव करे हो, इसी आर की वैल्यू पर आप सेकेंड डेरिवेटिव का साइन टेस्ट करने जा रहे हो। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है,
यहाँ पुट करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। अब यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करनी होगी। ज़्यादा अच्छा होगा कि आर पावर 4 की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो। आर पावर 4 कितना निकाले हो, 2b/a, उसको ला के यहाँ पे पुट कर दो। तो मैथ की लैंग्वेज में लिखोगे टार इक्वल्स दिस, द वैल्यू ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव, रिपीट करो, आर पावर 4 की वैल्यू 2b/a लिख डालो, ए को ऐसे कट करो, ये हो गया 40b -72b यानी -32b इंटू 1/r⁻10। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस ओवरऑल प्रोडक्ट का साइन क्या हो गया, लेस देन 0। आई मीन आर के इस वैल्यू पर u का सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। तो मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी क्या बोलती है कि अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट पर u नेगेटिव आता है तो वहाँ पे u की वैल्यू क्या होएगी, मैक्सिमम होएगी। आपने प्रूव किया कि u विल बी मैक्सिमम एट r इक्वल्स 2b/a पावर 1/4। इट मीन्स r के इस वैल्यू पर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल। जहाँ u मैक्सिमम होता है वहाँ पे अनस्टेबल। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ये सब क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, कई सालों से पूछे जा रहे हैं, 50-60 सालों से ये सब दिख जाएंगे, रिपीट होते रहते हैं। ऑप्शन डी देखो, अनस्टेबल एट आर इक्वल्स 2b/a पावर 1/4। तो इसे मैथमेटिकल प्रोसेस सीखना होगा, उसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2, फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1, उस पर फुल कमांड करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो कुछ क्वेश्चन इसमें ग्राफिकल पूछे हैं, उसके लिए ग्राफ भी पढ़ना ज़रूरी है। ux वर्सेस x ग्राफ इज गिवन फॉर अ मैकेनिकल सिस्टम। यह है पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x, और ये है उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। इन दोनों के बीच ये ग्राफ दिया हुआ है। ये देखो, ये पीक है, ये डिप्रेशन है, और ये विसिनिटी में कांस्टेंट है, और ये x की ये वैल्यूज़ हैं a, b, और ये c है ये वाला, और इस पॉइंट की में x की वैल्यू d दिया है। पूछा क्या है देखो, ऑब्जेक्टिव है ये। Then the nature of equilibrium of the system will be stable at x equals b, unstable at x equals a, neutral at x equals d, neutral at x equals c। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है, क्योंकि ग्राफ देखकर आप डिसाइड कर सकते हो कि यू मैक्सिमम कहाँ पे और यू मिनिमम कहाँ पे। तो मैक्सिमम मिनिमम का जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है तो जो पीक होता है उसको लोकल मैक्सिमम कहते हैं। बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि यू की वैल्यू एट एक्स इक्वल से मैक्सिमम होगा। तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल। सो अनस्टेबल एट एक्स इक्वल्स बी। और ग्राफ में ये जो डिप्रेशन होता है इसको लोकल मिनिमम कहते हैं। तो यू की वैल्यू लोकल मिनिमम है एट एक्स इक्वल्स बी। फिर एक्स इक्वल्स बी पर जो काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। और ये पॉइंट है एक्स इक्वल्स डी। देखो ये एक्स इक्वल सी पर, एक्स इक्वल सी पर यू की वैल्यू 0 है, देख रहे हो। ये जो डी लिखा है वो इसके लिए लिखा है। एक्स इक्वल्स डी पर लोकल स्पेस यानी थोड़ा बाईं तरफ थोड़ा दाहिनी तरफ, बहुत दूर तक नहीं जाना होता है, स्लाइटली लेफ्ट स्लाइटली राइट लोकल स्पेस में हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ बना है। मतलब एक्स इक्वल्स डी के आसपास यू की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम का नेचर क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो आपने ग्राफ में एनालिसिस तो कर ली और 4 ऑप्शन मैच कराओ।
देखो, from the graph this is clear that u is minimum at x equals b, so stable equilibrium, option A. And u is maximum at x equals a, implies unstable equilibrium, option B. Unstable at x equals a, option B. And u is constant at x equals d in the local space, implies neutral equilibrium, so option C. Neutral equilibrium at x equals d, this is option C. तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन और भी हैं। इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है। द ग्राफ फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स Fc वर्सेस x इज गिवन फॉर अ सिस्टम इन कंजर्वेटिव फील्ड। माना गया है कि सिस्टम एक कंजर्वेटिव फील्ड में रखा हुआ है। अब कंजर्वेटिव फील्ड में लगने वाला जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, शॉर्ट में उसको Fc लिखा हुआ है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का ग्राफ दिया है, ये देखो। तो इसमें एक अजम्पशन होगा कि आपके सिस्टम पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रहा है, उस कंजर्वेटिव फोर्स का वेरिएशन का ग्राफ दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या है, देखो ये वर्क एनर्जी पावर में डिटेल में पढ़ोगे, इसमें तुमको ये फॉर्मूला लिख के दिया है। गिवन दैट कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डिफाइंड एज एंटी ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसको ग्रेडियंट कहते हैं और नेगेटिव को एंटी बोलते हैं। तो इसको और डिटेल में आप पढ़ोगे उस चैप्टर में, अभी केवल इतने से काम चला लो। Conservative force is minus du by dx given, then the nature of equilibrium of the system will be। 4 ऑप्शन। सबसे पहले हम लोग थ्योरी ये पढ़े हैं कि इक्विलिब्रियम में बॉडी पे लगने वाला फोर्स जीरो होना चाहिए। यहाँ पे एक अकेला फोर्स है Fc, तो Fc की वैल्यू जीरो कहाँ दिख रही है, ग्राफ पढ़ो। एट एक्स इक्वल सी, फिर जीरो कहाँ दिख रहा है, एट एक्स इक्वल सी, फिर जीरो कहाँ दिख रहा है, एट एक्स इक्वल सी। मुझको केवल जीरो फोर्स पहचानना है, मिनिमम फोर्स और मैक्सिमम फोर्स नहीं पहचानना है। जहाँ फोर्स जीरो होगा इक्विलिब्रियम वही होगा। तो इक्विलिब्रियम ए पर भी होगा, सी पर भी होगा और ई पर भी होगा, और बी पे इक्विलिब्रियम कतई नहीं होगा, डी पे नहीं होगा। तो ए, सी और ई में से ही कोई ऑप्शन होगा इक्विलिब्रियम के लिए। तो जो 4 ऑप्शन है इसमें पॉसिबिलिटी ढूंढो। ए दिखता है, सी दिखता है ना। अच्छा ई इन्होंने नहीं लिया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ई पे बनाया नहीं, लेकिन ए और सी पे फोर्स जीरो है। देखो तो इक्विलिब्रियम तो होगा। ए और सी पे इन्होंने कुल 4 ऑप्शन बना रखे हैं। तो किस पॉइंट पर स्टेबल होगा, किस पॉइंट पर स्टेबल होगा, ये हमको समझना होगा। तो उसकी जो थ्योरी है वो तो पोटेंशियल एनर्जी से गवर्न होगी, उसमें ये फार्मूला काम आएगा। कैसे काम आएगा थोड़ा केयरफुली समझना। जो बिगनर्स पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी घबराहट होने लगती है। फिर से स्टार्ट करता हूँ ओरिजिनल थ्योरी। फॉर यू टू बी मैक्सिमम और मिनिमम डी बाई डी एक्स इक्वल्स जीरो, है ना, ये थ्योरी पढ़े हो। क्यू को मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए डी बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, जीरो। जब इसको जीरो रखोगे तो एफ सी की वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियसली जीरो। पता चल गया कि यू मैक्सिमम मिनिमम वहीं पे होगा जहाँ पे एफ सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो एफ सी की वैल्यू जीरो 3 पॉइंट पर है, ए, सी, ई। मेरे को केवल ए और सी पे फोकस करना है क्योंकि ई पे कोई ऑप्शन नहीं बना है। अब आगे देखो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। दैट इज एफ सी इक्वल्स जीरो एट एक्स इक्वल्स ए कॉमा सी एंड ई, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। ये मैं समझा चुका हूँ।
अब मुझको सेकेंड डेरिवेटिव का साइन टेस्ट करना होगा। सपोज दैट एक्स इक्वल से ये है सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव को आप लिख सकते हो डी डी एक्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स, और ऊपर जो फॉर्मूला है डी यू बाई डी एक्स को लिख सकते हो माइनस एफ सी, माइनस को बाहर निकाल सकते हो तो ये बन जाएगा माइनस डी डी एक्स ऑफ एफ सी। ये डी डी एक्स ऑफ एफ सी का मैथमेटिकल मीनिंग क्या हुआ? स्लोप ऑफ कर्व बिटवीन एफ सी वर्सेस एक्स। जो एफ सी वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया है उस ग्राफ का स्लोप कैलकुलस में कहलाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ सी। अगर मैं ग्राफ में इस पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप का साइन टेस्ट कर लूँ और माइनस मल्टीप्लाई कर दूँ तो कंफर्म हो जाएगा कि सेकेंड डेरिवेटिव का साइन क्या होगा। देखो मैंने कमेंट क्या लिखा है, बिकॉज द स्लोप ऑफ द कर्व डी डी एक्स ऑफ एफ सी इज नेगेटिव एट एक्स इक्वल से। अभी मैं फिर से समझाऊंगा। इस पॉइंट पर दिए हुए ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है। जब ये खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव जो u का है वो इस पॉइंट पर पॉजिटिव आएगा। ये क्यों नेगेटिव है ज़रा ग्राफ देखो। x इक्वल से पे मुझको स्लोप का साइन डिसाइड करना है। देखो ये तुम्हारा पॉइंट x इक्वल से। तुम इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओ, इस ग्राफ का इस तरह से एक टेंजेंट बनाओ। अगर तुमको कैलकुलस ठीक से आती होगी, ग्राफ ठीक से आता होगा, तो पॉइंट ए पर इस ग्राफ का जो टेंजेंट बना रहे हो, देखो अच्छे समझो, ये टेंजेंट में बना रहा हूँ। ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बना रहा है ये मोर देन 90 बना रहा है। जब थीटा मोर देन 90 होता है तो टेन थीटा का साइन नेगेटिव आता है, और टेन थीटा है तो डिवाइड बाई डी एक्स स्लोप कहलाता है। यानी कि इस पॉइंट पर इस ग्राफ का स्लोप सचमुच नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है यानी कि डी डी एक्स ऑफ एफ सी नेगेटिव है। देखो वही लिखा है at x इक्वल से दिस स्लोप इज नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इट मीन्स फॉर दिस पॉइंट second derivative of u is in fact what? Positive. And when second derivative becomes positive, then at that point u will be minimum. U will be minimum at x equals say implies what? Stable equilibrium. Stable equilibrium, so it should be option A. अब C पे टेस्ट करो सेकेंड डेरिवेटिव का साइन। एट एक्स इक्वल सी डी टू यू बाई डी एक्स टू, दैट इज डी डी एक्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स। बता चुका हूँ डी यू बाई डी एक्स को आप लिख सकते हो माइनस एफ सी। माइनस को बाहर निकाल लो, ये हो गया डी डी एक्स ऑफ एफ सी। अब ये नेगेटिव लिख दिया है। क्यों लिखा है? रीजन, बिकॉज द स्लोप ऑफ द कर्व डी डी एक्स ऑफ एफ सी इज पॉजिटिव एट एक्स इक्वल सी। ग्राफ में दिखाता हूँ कि ये पॉजिटिव है, और जब ये पॉजिटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई होके ये ओवरऑल नेगेटिव आएगा। अब एक्स इक्वल सी पर ये पॉजिटिव क्यों है, फिर से ग्राफ देखो। देखो ये पॉइंट एक्स इक्वल सी, यही पॉइंट है। इस पॉइंट पे इस ग्राफ का एक टेंजेंट बनाओ। ये देखो टेंजेंट, ध्यान से देखना, ये टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। ये जो टेंजेंट बन रहा है पॉजिटिव एक्स एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बना रहा है थीटा, वो लेस देन 90 बना रहा है। जब थीटा लेस देन 90 होता है टेन थीटा का साइन पॉजिटिव होता है।
tan थीटा को ही कैलकुलस में डिवाइड बाई dx स्लोप कहते हैं। तो इस पॉइंट पे इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो सचमुच का पॉजिटिव है, वही वहाँ लिखा हुआ है। Because the slope of the curve ddx of f is पॉजिटिव at x equals c। जब ये पॉजिटिव है तो माइनस से मिलके नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने प्रूफ किया है कि at x equals c साइन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव is negative, and when sine of second derivative is negative then your function should be maximum. Means what? You will be maximum at x equals c, implies unstable equilibrium, that is option D। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी इसमें दो आंसर हुए, देख लो। स्टेबल एट एक्स इक्वल से, अनस्टेबल एट एक्स इक्वल से, दो ऑप्शन हुए। तो आप रियलाइज करो कि आपको मैथ पे कमांड करना कितना जरूरी है। ये सब नहीं कमांड होगा तो ये सब कंपटीशन लेवल क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। स्कूल लेवल पे एनसीईआरटी में या सीबीएसई एग्जाम में, आईसीएसई एग्जाम जो होते हैं उसमें भी आजकल कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने शुरू हो गए हैं। तो फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2 जो भी आपके अप्रोच में है उस बुक पे कमांड करो, जहाँ दिक्कत है मुझसे पूछो, तभी ये सब समझ में आएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशंस में आते हैं। कुछ तो स्कूल वाले भी बहुत टफ क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने इसका मैथमेटिकल पार्ट आज आपको सिखा दिया। अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रिया है, अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक होगा एनालिसिस ऑफ स्टेशनरी सिस्टम होगा, जिसमें फ्री बॉडी डायग्राम बताया जाएगा। तो मुझको अभी एक लेक्चर और लेना होगा, तब इक्विलिब्रियम का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज बस मैं यहीं तक कंप्लीट करता हूँ। मैथमेटिकल पार्ट आपको मैंने बताया। आई होप आप इसको ठीक से समझे होगे। और ये बुक आप किसी भी तरीके से ई बुक या पेपर बैक अवेलेबल कर लो। लिंक तो मैं शेयर करता ही रहता हूँ, आप माइंड नहीं करते हो। जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लिखी गई हैं, उसको पढ़ के आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। बिल्कुल अप्लाइड फिजिक्स है। अप्लाइड फिजिक्स और प्योर फिजिक्स में फ़र्क होता है। प्योर फिजिक्स में थ्योरी डेरिवेशन होता है, साइंटिस्ट की स्टोरी होती है, उनका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में होता है, दोस्तों के साथ इंटरेक्शन की कहानियाँ होती हैं, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं होता। प्योर फिजिक्स में न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं वो कोई नहीं सिखाता है। जो इंजीनियरिंग का या तमाम कॉम्पिटिशन्स का सब्जेक्ट है वो अप्लाइड है। पढ़ी हुई थ्योरी को तमाम न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करते हैं वही पूछा जाता है। तो हम लोग एप्लीकेशन पे फोकस ज़्यादा करते हैं, और किस साइंटिस्ट ने कौन सा थ्योरम बनाया, किस दिन पैदा हुआ, कितने बच्चे थे, कितनी बीवियाँ थी, वो सब कहानी नहीं सुनाती। इसी को अप्लाइड फिजिक्स बोलते हैं, और यही सब कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस बुक में बहुत कुछ है, बहुत सिस्टमेटिक है। ये सब मैं जो 30 सालों में एक्सपीरियंस गेन किया हूँ उसको मैंने यहाँ पे उतारा हुआ है, सिस्टमेटिकली उतारा हुआ है, लाइन बाय लाइन बुक का फॉर्मेट में लिखा है। तो एनालिसिस ऑफ स्टेशनरी सिस्टम आपका अगला लेक्चर होगा। आई होप जिस दिन मैं कंफर्टेबल रहूँगा आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए अच्छा, गुड नाइट बच्चों, enjoy yourself and best of luck for the exams. Thank you.